हाँ जी बेटे, ये 4 नंबर के प्रश्न अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न किए थे। हिस्ट्री के प्रश्न कर रहे हैं बेटे। तो पहला क्वेश्चन आता है 41 नंबर। 41 टू 46 जो हैं दैट विल कैरी 4 मार्क्स। इनके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं ये। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की सड़कें व नालियों के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि हमें पता है हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो नगर योजना थी बहुत सुंदर थी, तो मोहनजोदड़ो की सड़कें व गलियां भी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें और गलियां सीधी होती थी बिल्कुल, और एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशा में बिछी हुई थी। इससे नगर कई भागों में बढ़ जाते थे कि सड़कें और गलियों तथा नालियों की व्यवस्था लागू करने तथा निरंतर देखभाल के लिए नगर पालिका या नगर प्राधिकरण जैसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी उस समय। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, प्रमुख गुप्त शासकों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए बेटा, 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास महत्वपूर्ण परिघटना थी। प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता बढ़ाकर कुषाणों के स्थान पर बिहार, उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो इस वंश के जो प्रमुख थे शासक, वो सबसे पहले था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेकर 334 ईस्वी तक इसने राज किया। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ है। इसने लक्ष्मी राजकुमारी, लक्ष्मी जो जगह का नाम है, उसकी राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह कर अपने आप को और शक्तिशाली बना लिया था। उसने गुप्त संवत चलाया तथा महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। उसके बाद जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आता है वो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा। उसका नाम था सुमुंदरगुप्त। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था सुमुंदरगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में इसका गुणगान किया गया है। हरि शेण इस प्रशस्ति का लेखक, कवि और सेनापति था। ठीक है, जो सेनापति था वही लेखक था, वही कवि था। इन्होंने उसका अपनी किताब के अंदर बहुत गुणगान किया है। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उसने गंगा, यमुना, दोआब के राजाओं को हराकर प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया। ये दोआब क्या होता है? दोआब क्षेत्र वो होता है बेटा जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। उसके बाद 380 से लेकर, देखो 5 साल किसी और ने राज किया, 380 से लेकर 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का राज रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया, यानी कि बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने वाकाटकों से अपनी कन्या प्रभावती का विवाह किया, जो बाद में पति की मृत्यु पर वहां की वास्तविक शासिका बनी। उसने शकों को पराजित किया तथा शकारी की उपाधि ग्रहण की। उसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। दिल्ली के कुतुब मीनार के समीप एक लोह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी शासक की कीर्ति का वर्णन किया गया है। इस चंद्र को चंद्रगुप्त माना गया है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त वंश के अन्य प्रमुख शासक रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 4 नंबर के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है वो आता है जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में संक्षेप में बताए। तो जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धारणा यह है कि सारा संसार जीवन सजीव है। यह माना जाता है पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। नंबर दूसरी बात, जीवों के प्रति अहिंसा, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, उन्हें मारना ना, विशेषकर मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन मत के अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया है। नंबर तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। वो क्या क्या थे बेटे? नंबर 1 हत्या ना करना, नंबर 2 चोरी ना करना, नंबर 3 झूठ ना बोलना, नंबर 4 ब्रह्मचर्य का पालन करना, नंबर 5 धन संग्रह ना करना। तो जैन जो साधु होते थे बेटे, साधु साध्वियाँ जो बनी हुई हैं जैन, आपने अभी नोट किया होगा, कई लोग बाद में भी बनते हैं, गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं। तो गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन
करते हैं। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन आता है, बर्नियर कौन था, उसकी रचना ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के बारे में आप क्या जानते हैं। बर्नियर मुगल काल का एक यात्री था, ये फ्रांस से भारत आया था, फ्रांसीसी था बर्नियर। बर्नियर का जन्म जो था फ्रांस के अजो नामक प्रांत के जू नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। इसका परिवार कृषि का कार्य करता था, उसने कृषि के साथ साथ पढ़ाई की थी तथा पेशे से चिकित्सक बन गया था। इसी व्यवसाय को करते हुए 1656 में सूरत पहुंचा और इसी वर्ष द्वारा शिकाहो ने उसे अपना चिकित्सक बना लिया। उसने शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध की कुछ घटनाएं देखी। ठीक है, दारा की मृत्यु के बाद उसे आर्मेनी अमीर दानिश खान ने संरक्षक दिया। उसने भारत में सूरत, आगरा, लाहौर, कश्मीर, कासिम बाजार व गोलकुंडा आदि स्थानों का भ्रमण किया। वह 1668 यानी कि 1668 ईस्वी में भारत से फ्रांस लौट गया और 1688 में इसकी पैतृक स्थान पर ही मृत्यु होगी, यानी कि फ्रांस में ही मृत्यु होगी। पैतृक स्थान फ्रांस ही बताया जाता है। उसने भारत में 1656 से 1668 तक का समय बिताया, लगभग 12 वर्ष का। वह इन वर्षों में दरबार से भी जुड़ा रहा, विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा भी की। उसने जो कुछ देखा समझा उसे ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक अपनी रचना में लिखता गया। उसकी रचना फ्रांस में 1670 और 71 में प्रकाशित हुई। इसे फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया गया। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको ना पहले भी छोटे क्वेश्चनों में कराया था। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, खानकाह क्या होती है। खानकाह वो होती है जहाँ पर जो सूफी संत हैं वो आराम करते हैं, उनका आश्रम होता है। चिश्ती खानकाह की कार्यप्रणाली के ऊपर कुछ शब्द लिखें। तो सूफी संत शेख या पीर जिस स्थान पर रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में भी खानकाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमें दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन औलिया के समय के खानकाह से उनके जीवन की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम चिश्ती सिलसिले को समझ सकते हैं। यह खानकाह दिल्ली शहर के बाहरी क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे पर ग्यासपुर क्षेत्र में थी। इस खानकाह क्षेत्र में शेख का परिवार, सेवक, अनुयायी स्थायी तौर पर रहते तथा उपासना करते थे। अतिथियों के लिए भी यहाँ विशेष जगह थी। खानकाह एक बड़ा क्षेत्र था जो 4 दीवारी से घिरा हुआ था। खानकाह में एक सामुदायिक रसोई फतहू से निरंतर चलती थी। यहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, सैनिक, दास, निर्धन, धनी, व्यापारी आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा वो आता है 46। ये 4 नंबर का लास्ट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के प्रमुख आर्थिक कारणों का वर्णन करें। तो देखिए 1857 के प्रमुख आर्थिक कारण, आर्थिक यानी कि पैसे संबंधी कारण क्या होते हैं। भारतीय उद्योग और व्यापार की तबाही। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के उद्योगों तथा व्यापार की प्रगति के लिए भारतीय उद्योग और व्यापारों को तबाह कर दिया। मैंने पहले भी आपको बताया बेटा, वो क्या करते थे, कच्चा माल भारतीयों से ले जाते और वहाँ से माल तैयार करके इंग्लैंड से भारतीय बाज़ारों में आकर बेच देते। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी इंग्लैंड में, तो वहाँ का माल ज़रा बढ़िया बनता था, इसलिए भारतीय उद्योग उससे मुकाबला नहीं कर सके और भारतीय उद्योगों पर कई तरह के प्रतिबंध भी उन्होंने लगा दिए थे। नेक्स्ट जो इसमें आता है पॉइंट आता है, नौकरियों में असमानता। अंग्रेजों ने संख्या स्वदेशी रियासतों को अंग्रेजी राशन में राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस कारण इन रियासतों के लोग बेकार हो गए। पढ़े लिखे भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं लगाया जाता था, उनको केवल छोटों पदों पर ही नियुक्त किया जाता था। उनके अतिरिक्त भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, भारतीयों का इस अपमान सहन नहीं कर पाए। नंबर 3 जो आया, भूपतियों का विनाश। भूपति कौन होते हैं, जिनके पास भूमि होती थी, जमींदार होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन राज्यों को जीता वहाँ की भूमि की नई व्यवस्था की। उसने अनेक जगीरों को जब्त कर लिया। उसने अनेक जगीरें जमींदारों को पुरस्कार के रूप में मिली हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इन जगीरों की जांच करवाई और प्रमाण पत्र के अभाव में अनेक जगीरें जब्त कर ली। इसके अलावा सरकार ने भू राजस्व की दरों में भी बहुत वृद्धि कर दी और इसे कठोरता से वसूल किया जाने लगा। भू राजस्व ना दे सकने वालों से उनकी भूमियां छीन ली जाती थी। तो बेटे ये 4 नंबर के 6 प्रश्न और हमने किए हैं।